हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए साइंस पढ़ा रहे थे और यहाँ पे हम प्रश्न पत्र लाए हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, मॉडल पेपर विज्ञान विषय का। और ये इसका खंड ग है जहाँ पे हम जीव विज्ञान को हल करने वाले हैं। हालांकि हमने इसको रिलेटेड वीडियो बना दिया था, इस वजह से सही निशान पहले से लगा हुआ है। फिर भी हम नए रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्योंकि वो थोड़ा सा कम अच्छा था। खैर, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। भैया देखो, अंडाशय जो है महिलाओं में होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनियाँ भी होता है, शुक्र वाहिनियाँ जो होती हैं वो पुरुषों का हिस्सा है। इस वजह से ये गलत हो गया इस प्रश्न में। मतलब सही जवाब ये हो गया कि जो महिला मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो ये हो गया। हाँ, नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन से। भैया देखिए, कोयला और पेट्रोलियम ये सब जो होते हैं और एलपीजी जो होते हैं जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो ये कोयला आप इसमें सही जवाब लगा देंगे। ठीक है, बात को समझ के रखिएगा। अगली वाली बात की बात कर लेते प्रश्न की बात कर लेते हैं। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के लिए होता भी है। यांत्रिक कार्यों के लिए होता है, उनसे रासायनिक कार्य तो हो नहीं पाएंगे। जो भी पवन ऊर्जा होती है उसमें यांत्रिक कार्य केवल हो पाते हैं, तो आप इसमें लगाएंगे सही जवाब। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। मतलब कि जो भी फल सब्जियां ये होती हैं ना, ये सब रख देते हो तो सड़ जाती हैं, सड़ के ख़त्म हो जाते हैं, तो वही जैव निम्नीकरण ये प्रक्रिया कहलाती है। जानवर भी मर जाते हैं, इंसान भी मर जाते हैं, जो भी मरता है। तो जो भी जीवित व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, वो जब मरता है तो सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है जैव निम्नीकरण कहलाती है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे सभी पदार्थ जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं और इस क्रिया को जैव निम्नीकरण कहते हैं। खैर, ये वाली बात खत्म हो गई। 10वें वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और इसके उप उत्पाद क्या, मतलब क्या उसमें उत्पाद में मिलता है। तो इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों को उत्तर देने वाले हैं, तो कुछ लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस देख कर पढ़ के सुना देते हैं। तो इस वजह से हम इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं। भैया, स्वपोषी पोषण में कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होने चाहिए की उपस्थिति। पादप कोशिका, दूसरा है पादप कोशिकाओं या हरे हिस्सों में जल की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों द्वारा हो या फिर आसपास के वातावरण द्वारा हो। पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि सूर्य प्रकाश संश्लेषण जो होते सूर्य प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसमें। पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड हो, CO2 होना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण में महत्वपूर्ण अवयव होता है। और बात कर लेते हैं इसके जो सह उत्पाद हैं, क्या उत्पादन में मिलता है। तो भैया स्टार्च यानी शर्करा मिलती है, जल और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगले वाले प्रश्न की बात करें, 10वें का खाला प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो जहाँ तक रही बीजांड के चित्र बनाने की बात, तो बस यही एक हिस्सा है जो पुष्प का एक कनप्रस्थ काट का हिस्सा है। बस यहीं में बीजांड आपको मिल जाएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बीजांड ये लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा हिस्सा बीजांड कहलाएगा। तो पूरा पुष्प ही आपको बनाना पड़ेगा। नीचे से आपको शुरुआत करनी होगी। ये बाह्यदल, फिर दल होते हैं या फिर इसको दल पत्र कहते हैं, जो रंगीन होता है हिस्सा। ठीक है, ये दल पत्र कहलाता है। और ये जो पूरी खोल होती है वो बीजांड द्वार, यहाँ पे बीजांड द्वार होता है। ये पूरा खोल क्या होता है, बीजांड होता है। और अंदर भ्रूण होता है, और ये भ्रूण कोश है जिसमें भ्रूण होते हैं। और ये पुंकेसर निकला हुआ है। पुंकेसर जो ये डंडी होती है उसे पुतांतु कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को परागकोश कहते हैं और परागपुटी से कहा जाता है। देखिए यहाँ पे परागकोश को यहाँ पे लिखा गया है। इससे ही परागकण निकलते हैं, जो यहाँ पे देखिए ये भ्रूण जो ये बीजांड है इसका एक हिस्सा होता है जिसको वर्तिका कहते हैं, और ये ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है। इसी भी पराग को जो परागकण है वो आकर के गिरते हैं। तो बस यही है इसके कुछ मुख्य मुख्य भाग। आपको जितना भी याद रहे बस उतना ही बनाएं, उतना ही पर्याप्त है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी जो मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे हो गए, यही सब पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अब हो सकता था कि इस प्रश्न का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैंने लिख लिया। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं, वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। पर जब तक रहते हैं पर्यावरण में उनका प्रभाव क्या रहता है। पहला तो भैया पदार्थों के ढेर पर मच्छर मक्खी आदि प्रजनन करते हैं, जो रोगों को फैलाने का कारण बनते हैं, जैसे कि हैजा और मलेरिया आदि।
और दूसरा है अपघटित होकर दुर्गंध फैलाते हैं और विषैली गैसें पर्यावरण में मुक्त करते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। उतनी बातें उस प्रश्न के लिए पर्याप्त थी। अब आगे बात कर लेते हैं कायिक प्रवर्धन की। कायिक मतलब पेड़ पौधों में जो प्रवर्धन यानी कि नए पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है उसी को समझना है, उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो कायिक प्रवर्धन यहाँ पे देखने को मिलता है भैया, क्या लिखा है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन एक ही बात है। पौधों में किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता, तना, जड़ उपयोग करके नए पौधे का तैयार करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करके उच्च वर्गीय पौधों अथवा यथा उद्यान में लगाने वाले या फल देने वाले पौधों में किया जाता है। और इसकी जो विधियां हैं देखिए भैया, पत्तियों द्वारा क्या होता है। अब यहाँ पे ब्रायोफिलिया लिखा है, आप यहाँ पे अजूबा का पत्ता भी ले सकते हैं। कह देंगे कि अजूबा जैसे कुछ पौधे पत्तियों के किनारे बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं जो अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे के रूप में बन जाती हैं। तो ये हो गए पत्तियों द्वारा। कलम लगाना, इस विधि में पौधों की कलम को नम मिट्टी में लगाते हैं जिससे जड़ें निकलती हैं और बाद में वृद्धि करके नया पौधा बन जाता है। इस विधि का उपयोग गुलाब, गन्ना या अनानास उगाने में किया जाता है। जो नाम आपको पता है बस उसी का प्रयोग कीजिए, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। भारी भयंकर दाब लगाना, दाब लगाने इस विधि में क्या होता है कि भैया पौधे की एक जो शाखा होती है उसको झुका करके मिट्टी में दबा दिया जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद उसमें जड़ें निकल आती हैं और नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। और नई पौध को इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर लिया जाता है और नई पौध की वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाता है। इस प्रक्रिया में चमेली का पौधा प्रयोग किया जाता है। आप इसमें करौदे का भी ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं, नींबू के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन चमेली के नज़दीक ज़मीन के नीचे रहता है तो वो जल्दी से काम कर जाता है, इसमें कारगर रहता है। जड़ों का उपयोग करके, कुछ पौधों की जड़ों में रेशेदार कलिकाएँ होती हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी जड़ें निकली रहती हैं अलग से टहनी के साथ में। तो जब इन्हें मिट्टी में बोया जाता है तो नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे शकरकंदी हो गया, पुदीना हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज, केला, लहसुन, इन सभी का जड़ों द्वारा होता है। जड़ ही उखाड़ उखाड़ के लेके जाके लगाते हैं ना। बाकी रोपड़ हो गया। अब यहाँ पे ऐसे पौधों की टहनी मतलब कलम बांधने वाली प्रक्रिया है, तो कलम बांधा जाता है। इसमें पूरी लंबी सी प्रक्रिया दी गई है, लेकिन आपने जितना ये लिख दिया उतना ही पर्याप्त रहेगा। कलम बांधने के बारे में आप जितना कुछ समझते हैं वही आपको लिख देना है। तो हम फिलहाल इसको पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में हम ऐच्छिक पौधे की टहनी कलम को वृक्ष के ठूंठ यानी स्कंध में लगा देते हैं। स्कंध पौधे का वह भाग होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। कलम ऐच्छिक पौधे की टहनी होती है और दोनों भागों को बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करता है। इस विधि को अपनाने से हम ऐच्छिक गुण वाले पौधे तथा फल प्राप्त कर सकते हैं। आम की विविध किस्में रोपण विधि द्वारा उगाए जाते हैं। तो ये जो है कलम बांधने की प्रक्रिया है। हालांकि आपने कलम बांधा होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं बांधा है तो कोई बात नहीं है। कायिक जनन से लाभ व हानि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, खैर इनको हम जाने देते हैं। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 11वें के काका अथवा वाले हिस्से में है। तो भैया कायिक प्रवर्धन लिखिए या फिर मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे मादा जनन तंत्र का चित्र आप देख सकते हैं भैया, ये ऐसा बना हुआ है, आपको यही बनाना है और इसके साथ में जो लिखा है बस इसी को एक्सप्लेन करके लिख देना है। तो क्या क्या होता है चित्र में आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। तो भैया ये थोड़ी सी लाइनें ऐसे डिज़ाइन बनाते हुए चले जाना। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ये योनि होती है, यहाँ पे शुरुआती वाला हिस्सा, और सर्विक्स होता है ये बीच वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। और आगे पहुँचेंगे तो ये एंडोमेट्रियम है, ये वाला हिस्सा एंडोमेट्रियम है। और यहाँ पे ये गर्भाशय है, ये हिस्सा जो है फेलोपियन नलिका है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा बन जाता है अंडाशय है और ये भी वही सेम चीज़ है, अंडाशय है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा ये चित्र है, आपको सिंपल से ऐसे पढ़ लेना है। हालांकि यही चित्र और भी दूसरे रूप में दिया जाता है तो आप वो वाला भी चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा सिंपल है।
अब यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें यही सेम चीज़ आपको लिख लेना है। मादा जनतंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी या योनि, गर्भाशय, योनि द्वार होते हैं। अंडाशय एक जोड़े में पाया जाता है और उदर गुहा में स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय के निकट एक सक्रिय नलिका के रूप में, आगे भी बहुत कुछ है देखेंगे। अंडवाहिनियाँ शुरू होकर पतले और कुंडलित फेलोपियन ट्यूब में बढ़ती हैं और दोनों ओर की अंडवाहिनियाँ एक चौड़े नाल में खुलती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय एक सक्रिय कक्ष में खुलता है जिसे योनि कहते हैं। यह संकर छिद्र योनि द्वारा बाहर खुलती है और उत्सर्जन नलिका मूत्रवाहिनियाँ एक स्वतंत्र छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। तो इतना सब कुछ लिख देना ही पर्याप्त होगा। अगला जो प्रश्न है, ख वाला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि लिंग गुणसूत्र क्या है, मानव के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं। बहुत से एक लिंगी जीवों में प्रत्येक कोशिका में एक जोड़ी विशेष गुणसूत्र होते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अनेक प्रकार के जंतुओं तथा पादपों में कोई भी एक लिंगी जीव असमान लिंग गुणसूत्रों का एक जोड़ा तथा इसके विपरीत लिंग का जीव समान लिंग गुणसूत्रों का एक जोड़ा धारण करता है। जैसे कि मानव के नर में X और Y लिंग गुणसूत्रों तथा मादा में 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को अन्य गुणसूत्रों से विभेदित करने के लिए शेष बचे गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कुल मिला के सभी प्रकार के जीवों में क्या होता है, अगर एक नर है एक मादा है तो मादा में क्या होगा, या फिर मतलब एक प्रकार के जीवों में क्या होगा, समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो होगा, दूसरे नर है मादा है तो दोनों में अलग अलग होंगे, तो इसमें XY पाए जाएंगे। और बाकी जो गुणसूत्र होंगे वो आलिंगी, यानी वो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रक्रिया को समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, मानव गुणसूत्र क्या होता है भैया, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जो 2 प्रकार के हैं। आलिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं भैया, 22 जोड़े यानी कि 44 जो होते हैं वो आलिंगी गुणसूत्र होते हैं। और जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, वो केवल एक जोड़ा होता है यानी कि 2 ठो होते हैं। और उसमें भी क्या होता है, X गुणसूत्र, देखिए 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है X गुणसूत्र, एक होता है Y गुणसूत्र। मानव में लैंगिक जनन होता है। इसके लिए पुरुष के जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक शुक्राणु को ऑटोसोम्स का एक एक गुणसूत्र अर्थात 22 ऑटोसोम्स तथा एलोसोम्स के XY जोड़ों का कोई एक गुणसूत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं, जिसमें पहले तो भैया X+22 ऑटोसोम्स होते हैं, दूसरा जो होता है Y+22 ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसके विपरीत स्त्रियों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र भी एक समान होते हैं। ये जो X और Y जो थे वो एक समान हो जाएंगे, स्त्रियों में समान ही रहेंगे। अतः स्त्री के जननांगों का अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न सभी अंड कोशिका एक ही प्रकार की होती हैं, जिसमें X+22 गुणसूत्र होते हैं। यदि पुरुष X+22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है यानी देता है, तो क्या होता है, मादा शिशु यानी लड़के का जन्म होता है। यानी स्त्रियों में जो होता है X+22 ही अंड होता है अंड कोशिका में, और पुरुष के शुक्राणु में X+22 ही अगर वो देता है तो दोनों XX मिलकर के मादा शिशु यानी कि लड़की का जन्म होगा। और इसके विपरीत क्या होगा, अगर पुरुष Y+22 अणुसूत्र वाला शुक्राणु देता है और महिला के पास X+22 वाला अंड कोशिका तो पहले ही है, उसको निषेचित अगर करते हैं तो XY मिलकर के भैया नर शिशु यानी कि लड़के का जन्म होता है। तो ये पुरुष का शुक्राणु हो गया, स्त्री का अंड कोशिका हो गई, इसमें Y+22 हो गया, इसमें X+22 हो गया, दोनों मिलकर के 44 XY बना देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा,
आपका जो लड़का है वो जन्म लेगा। तो बस इसी प्रकार यही चीज़ आपको बता देनी थी। अगला जो प्रश्न है वो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो भैया इस प्रश्न में आपको केवल पहले तो नामांकित चित्र बनाने की बात की गई है, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। खोपड़ी बना लेना और यहाँ पे बना देना जीभ और दांत, ठीक है। 2 नलिकाएं नीचे लेके जाना, ऊपर ये लार ग्रंथियाँ छाप देना। भैया लार ग्रंथियाँ यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे दोनों लार ग्रंथियाँ हो गए। ये जो लाइन है ग्रसनी है, यहाँ पे कंठ द्वार है, गला है, ग्रासनाल है और श्वासनाल अलग वाला। ये ग्रासनाल है, ये श्वासनाल है। ये ग्रासनाल यहाँ पे आया, अमाशय में पहुँचा। अमाशय में भैया क्या है, ये है पाइलोरिक वाल्व है, उसमें से होकर के गुजरा और ये छोटी आंत में पहुँचा, ठीक है। पैनक्रियाज इसके पैंक्रियास जो है यहाँ पे अग्नाशय है, यहाँ पे यकृत है, यहाँ पे पित्ताशय और ये वाला हिस्सा ग्रहणी कहलाएगा। यहाँ पे पहुँचा, ये छोटी आंत है, ठीक है, इसी को क्षुद्रांत कहा जाता है। और उसमें से होकर के गुजरा तो बड़ी आंत में पहुँच गया, ये बड़ी आंत है। ये गुदाद्वार मलाशय हो गया और यहाँ पे सिक्किम है और कृमि रूप यानी कि यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे कृमि रूप, परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स जिसे कहा जाता है, ये हो गया। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेशल क्वेश्चन की। अब आमाशय की बात की गई है और कहा गया है कि आमाशय और क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आमाशय में पाचन क्रिया का जो है वर्णन करना है। अब आप चाहें तो इसके जो शुरू मतलब आमाशय के भाग है उनको भी बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे कि भोजन का पाचन मुख्यतः मध्य भाग में होता है और आमाशय का पश्च भाग यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। आमाशय की दीवार मोटी पेशी और ग्रंथली होती है। पेशियों की सक्रियता के कारण आमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है, ये महत्वपूर्ण बात है। आमाशय के जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रवित होता है। ये हो गई बात खत्म, ठीक है जी, यही बात आपको समझानी थी इसमें। और अब बात करते हैं क्षुद्रांत की यानी कि छोटी आंत की। तो भैया छोटी आंत की भांति यहाँ पे कहाँ से हम पाचन की बात करेंगे। तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहले बात तो ग्रहणी है जिसको पक्वाशय कहते हैं। अब इसका आकार जितना भी कुछ है, तो यकृत तथा अग्नाशय सामान्यतः पित्त वाहिनियों द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं और यकृत में पित्त रस तथा अग्नाशय में अग्नाशयिक रस ग्रहणी में पहुंचता है और भोजन का पाचन में सहायता करता है। और मध्यांतर में हो गया, ये इतनी लंबी है और इसमें कुछ खास है नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पे पित्त रस और अग्नाशय मिल रहा है और उसको पचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि छोटी आंत की भित्ति में आंतरिक ग्रंथियाँ और पियर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आंत के भीतरी सतह पर रसांकुर और तथा सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुरों के कारण अवशोषण सतह का लगभग 600 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया छोटी आंत का कमाल। और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के हस्तांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे भैया, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवणों तथा पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिनियों से निर्मित एक तंत्र होता है जिसे पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। तो पौधों में भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण विधि, पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उन्हें फ्लोएम कहा जाता है। पत्तियों द्वारा निर्मित कार्बनिक भोज्य पदार्थ एक विलयन के रूप में तने एवं जड़ में स्थानांतरित किया जाता है। और
पौधों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल को एक अंग से दूसरे अंग में परिसंचरण होना ही विलेय या पोषक पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। और इस प्रकार से पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों एवं विलेनों के स्थानांतरण का वर्णन दो प्रकार से किया जा सकता है, जो कि निम्न है: स्थानांतरण की दिशा तथा स्थानांतरण की क्रियाविधि। तो भैया बस अब यहाँ पे यही पेपर हो जाता है समाप्त आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।